हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। एक और वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ और इसमें आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है स्कोर कार्ड आने की, या आपकी कट ऑफ कब रिलीज होगी। क्योंकि जब एग्ज़ाम नहीं हो रहा था तो हम परेशान थे कि जल्दी से एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम 25 जून से 25 जुलाई को पोस्टपोन हो गया। एग्ज़ाम जब हो गया तो फिर ये लगने लगा कि भाई आंसर की कब आएगी, रिस्पॉन्स शीट कब आएगी, क्वेश्चन पेपर कब हाथ में आएगा, कि ये पता चले कि क्या करके आए हैं, किस तरीके से पेपर आया था, वगैरह वगैरह। अब जब रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ कर दी गई तो बच्चों ने पेपर मिलाया, आंसर की अपनी ली और पेपर वगैरह चेक किया। अब उनके हाथ में एक नंबर है जो उन्होंने इस प्रोविजनल आंसर की से कैलकुलेट करके निकाला है। हो सकता है 110 हो सकता है 120 हो सकता है 130 हो, या हो सकता है कुछ बच्चों के नंबर 90 और 80 के रेंज में आ रहे हैं। अब दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है सभी लोगों के कि भाई इस नंबर से क्या होने वाला है। जीआरएफ होगा, नेट होगा, अच्छी रैंक आएगी या नहीं आएगी, किस कंडीशन में हम होंगे, तो आगे के लिए क्या। अभी इस स्कोर से हम तैयारी फिर से कंटिन्यू करें या फिर ये स्कोर हमारा सफिशिएंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, परेशान हर बच्चा है जिसने भी पेपर दिया है। उस सब बच्चे के मन में क्यूरोसिटी है कि जल्दी से स्कोर कार्ड आए, जल्दी से हमें कोई बता दे कि इतने नंबर पे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हर बच्चे में एंजाइटी है, होनी भी चाहिए। आपने इतने दिनों से प्रिपरेशन करी है और बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरीके से बता भी रहे हैं कि भाई इतना स्कोर होगा, उतना स्कोर होगा, वगैरह वगैरह। बट ये आप भी जानते हैं कि जिस दिन एनटीए अपना स्कोर डिक्लेयर करेगा उसी दिन आपको 100% कन्फर्म होगा कि हाँ इस बार की कट ऑफ इतनी थी। प्रिडिक्शन अलग होता है, रियलिटी अलग होती है ना। तो प्रिडिक्शन कुछ भी करे, कोई भी करे, किस भी तरीके से करे, लेकिन फाइनल तो आपको तभी पता चलेगा जब एनटीए अपना स्कोर कार्ड और कट ऑफ रिलीज करेगा। क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन की टफनेस या परसेंटाइल स्कोर कितना जाने वाला है ये कोई एक फैक्टर डिसाइड नहीं करता। कितने बच्चे अपियर हुए, किस मीटिंग में कितने बच्चे अपियर हुए, मॉर्निंग का पेपर किस तरीके का था, इवनिंग का पेपर किस तरीके से रहा, सीवीटी मोड के चैलेंजेस किस सेंटर पे कितने रहे। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करते हैं कि कम हो गई या ज़्यादा हो गई, राइट। तो वो मैं अभी भी कहूँगी कि 100% आइडिया आपको तभी लगेगा जब पेपर का जो जो आपके पेपर की कट ऑफ है वो एनटीए रिलीज़ करेगा। ठीक है, बाकी प्रिडिक्शंस भी आप देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज के वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, एंड अगेन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। जो पिछले एग्जाम्स आपके हुए हैं उनके डेटा का जो कलेक्शन मेरे पास में है, जो मैं यूट्यूब वीडियोस में शॉर्ट में रिलीज़ भी करती रहती थी जब भी आपकी रिस्पॉन्स शीट आती थी, तो वो डेटा मैंने कलेक्ट किया और मैंने ये चेक किया कि स्कोर कार्ड और एग्ज़ाम के बीच का गैप क्या होता है, कट ऑफ आने और एग्ज़ाम के बीच का गैप क्या होता है। उस डेटा के एस्टिमेट्स के बेसिस पे हम कुछ डेट्स आपके साथ में शेयर करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि इस डेट के बीच में आपका स्कोर कार्ड और आपका कट ऑफ आ जाएगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई एग्ज़ाम फिर से तैयार करना है या आपको इस बार में ही आप सेलेक्ट हो जाने वाले हो। तो स्कोर कार्ड कब तक आ सकता है आपका और कट ऑफ कब तक रिलीज हो सकती है, मतलब फाइनल आपका रिजल्ट कब तक आपको पता चल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए पहले जरा सा देख लेते हैं पिछले डेटा पे। तो मैंने पिछले 2 एग्जाम्स का डेटा कलेक्ट किया है। अगर आप पिछले एग्जाम की बात करें जो 26 दिसंबर के आसपास हुआ था, ठीक है, 26 दिसंबर को आपका दिसंबर 23 का पेपर हुआ था और 6 से 8 जून में आपका 2023 जो जून का पेपर था, जून 23 का पेपर था, वो 6 से 8 जून के बीच में हुआ था। अब अगर आप इनके आंसर की के डिफरेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं 26 दिसंबर को पेपर हुआ था और 6 जनवरी को आपकी आंसर की रिलीज कर दी गई थी रिस्पॉन्स शीट। 6 से 8 जून को पेपर हुआ था, 14 जून को आंसर की रिलीज कर दी गई थी। इस बार भी आपका सेम डिफरेंस रहा, अप्रॉक्स 10 से 15 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ गई। ठीक है, तो वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहा, हमेशा के तरीके से रहा। दूसरी बात करेंगे अब स्कोर कार्ड की, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स सीट आ गई है टाइमली तो स्कोर कार्ड कट ऑफ भी आपका उसी रेंज में आ जाना चाहिए। अब अगर मैं 26 दिसंबर वाले पेपर की बात करूँ तो स्कोर कार्ड आपका कुछ 4 फेब के आसपास रिलीज़ किया गया था और जो 6 से 8 जून को पेपर हुआ था उसका स्कोर कार्ड आपका कुछ 25 जुलाई को रिलीज़ किया गया था। ठीक है, उसका स्कोर कार्ड आपको कुछ 25 जुलाई को रिलीज़ किया गया था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 26 दिसंबर के बाद पूरी पूरी जनवरी आपकी गई और 4 दिन इधर के गए और 4 दिन उस महीने में थे। तो आप कह सकते हैं कि 1 से 1.5 महीने, अगर आप दोनों का गैप देखें तो कुछ 1 से 1.5 महीने के भीतर आपका जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज़ हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए 6 से 8 जून और ये आपकी 25 जुलाई, तो यहाँ पर भी करीब 1.5 महीने का टाइम आपको मिला है ना। तो 1 से 1.5 महीने के भीतर आप कह सकते हैं स्कोर कार्ड आपका आ सकता है। अब अगर हम रिजल्ट की बात करें तो थोड़ा समय और लगता है। स्कोर कार्ड रिलीज करने के बाद जो
फाइनल कट ऑफ रिलीज करने की बारी होती है उसमें थोड़ा समय ये लोग और लेते हैं। तो इसका जरा सा एस्टिमेट देखेंगे, 26 दिसंबर का जो पेपर था उसका आपका जो कट ऑफ रिलीज किया गया था वो 19 फेब को किया गया था। 6 से 8 जून के बीच जो पेपर हुआ था उसका जो कट ऑफ रिलीज किया गया था वो 31 जुलाई। तो अगर आप देखिए पूरा जून इधर निकल गया, 20 दिन अप्रॉक्स, और इधर पूरी जुलाई आपकी गई, पूरा इधर जून गया और इधर पूरी जुलाई गई, करीब 2 महीने का, है ना, 1.5 से ज़्यादा, मतलब 2 महीने के आसपास। यहाँ पर भी आप देखो 26 दिसंबर के बाद पूरी जनवरी गई और 19 फरवरी, है ना, तो 1 से 1.5 वहां पर था, 1.5 से 2 महीने का डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है अप्रॉक्स, है ना, आपके कट ऑफ की डेट की अगर आप बात करें। अब अगर इसी को हम अप्लाई करें किस पेपर पे, जो एग्जाम आपका इधर कब हुआ, 25 जुलाई को जो पेपर आपका हुआ है उस पे अगर हम इसको अप्लाई करें, तो जरा ये अगेन मैं बोलूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये डेट आपकी हो सकती है स्कोर कार्ड रिलीज करने की और कट ऑफ आने की। बाकी मैं फिर बोलूँगी कि थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है। ये जो मैंने डेट एक्सपेक्टेड रखी है ये केवल जो पिछले एग्जाम्स आपके हुए हैं उनमें जो डिफरेंस रहा है उसके बेसिस पे मैंने डेटा ये आपको दिया है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको मेंटल क्लैरिटी हो। और अगर आपका पेपर कम अच्छा गया है तो बेहतर है आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो, है ना, क्योंकि आप देखिए स्कोर कार्ड आते आते 5 से 15 सितंबर हो जाएगी, अगेन एक्सपेक्टेड डेट है। कट ऑफ आपकी कुछ आप कह सकते हैं मतलब सितंबर एंड तक 100% आ जाएगी। 20 से 30 का मैंने एस्टिमेट रखा है, 15 को भी आ सकती है और हो सकता है थोड़ा सा डिले भी हो जाए, बट मेरे हिसाब से 20 से 30 सितंबर तक मैक्स टू मैक्स आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। अब बात यह है कि इसकी बात हम कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मान लेते हैं किसी भी स्टूडेंट का 90 नंबर आया या 80 नंबर आया है या 100 से नीचे है सपोज, या इवन मोर देन 100, दैट डिपेंड्स कि आप किस ग्रुप में हैं, आप जनरल में हैं, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में या शेड्यूल कास्ट में है या पीडब्ल्यूडी में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ है। तो अब अगर 30 सितंबर तक आप वेट करेंगे तो उसके बाद कितना समय बचेगा, अक्टूबर का, नवंबर का, एंड फिर दिसंबर में पेपर। दिसंबर में अगर नहीं हुआ, थोड़ा डिले पेपर हो तो जनवरी में पेपर, तो कितना समय आपके पास में होगा, जस्ट 3 मंथ्स, इजंट इट। अक्टूबर नवंबर, दिसंबर में पेपर हुआ गया तो 2 ही महीने, और अगर जनवरी में हुआ तो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो आप अभी से खुद को चेक करिए कि अगर आप 80 90 100 की रेंज में आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको फिर से प्रिपरेशन की ज़रूरत है, बजाय कि आप टाइम वेस्ट करो कि इसका इंतजार करेंगे कट ऑफ रिलीज होगी, स्कोर कार्ड आएगा तब चेक करेंगे। हम मानते हैं प्रोविजनल आंसर की और रियल आंसर की में अंतर होता है, बिल्कुल होता है, हमेशा 2-4 क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं, तो हो सकता है कुछ नंबर आपके बढ़ जाएं, हो सकता है कुछ नंबर आपके कम हो जाए, दैट डिपेंड्स कि कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और उस पर किस तरीके की मार्किंग की जा रही है। लेकिन बात यह है कि अगर आपका 20 नंबर 30 नंबर का गैप है तो क्यों चांस लेना, और पढ़ लोगे तो कुछ दिक्कत तो होगी नहीं, है ना। अगर आप पढ़ लोगे तो अभी आईसीएमआर का पेपर आपका लगा है, डेट अभी आई नहीं है, उसके लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। फरवरी में आगे चल के आपको गेट का एग्जाम मिलेगा, वो उसमें आप बैठ जाइएगा। डीबीटी जीआरएफ का एग्जाम अप्रैल में होगा। तो अगर अभी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अनटिल अनलेस आपका स्कोर 115 120 130 135 123 इसमें नहीं जा रहा है, अगर आप बिलो 100 हो तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कर दो इमीडिएटली, बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। जिस भी तरीके से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप उस तरीके से करिए, आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हैं आप वहाँ से फिर से पढ़ाई करिए, जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे, लेकिन टाइम वेस्ट मत करिए इसके चलते कि जब स्कोर कार्ड आ जाएगा सामने से, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो सीएसआर का सिलेबस इतना छोटा भी नहीं है कि आप बैठे और तुरंत रिवाइज, इट टेक्स टाइम, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको फिर से रिकॉल करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बेहतर है आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। जैसे मैंने बताया आईसीएमआर, गेट, डीबीटी तीनों एग्जाम्स लगे हैं साथ साथ में। और ये भी आप सोचो ना, अगर मान लेते हैं जेआरएफ आपका हो भी गया बच्चों, मान लेते हैं एक सिनेरियो जेआरएफ हो गया, तो जब आप पीएचडी के लिए इंटरव्यू देने जाओगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट होगा, तो वहाँ पर भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे फिर से तो किसी तरीके से आप नुकसान में नहीं हो। हाँ, पढ़ाई नहीं कंटिन्यू करोगे तो जरूर नुकसान होगा। रिजल्ट आया, भगवान ना करे अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आप डिप्रेशन में जाओगे, परेशानी होगी, फिर लगेगा अब तो इतना ही टाइम बचा है। और रिजल्ट अगर बहुत अच्छा आया तो भी आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना शुरू कर दोगे। तो अगर आप अभी पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे तो आप बेहतर कंडीशन में होगे। तो मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन यही है कि अगर आप 100 के नीचे हो, या मैं बोलूँगी 105 तक भी हो, है ना, तो भी आप कोशिश करो कि आप अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दो बजाय टाइम वेस्ट करने की।
है ना। अगर आप 130 120 तक नहीं जा रहे हो तो बेहतर है अपनी पढ़ाई आप फिर से शुरू कर दो, कुछ नुकसान नहीं होगा। ये मेरी तरफ से आपका सजेशन है। जो रिपीटर बच्चे हैं, जो सेकंड टाइम दे रहे हैं, थर्ड टाइम दे रहे हैं, वो भी यही करेंगे, है ना। जिनने फर्स्ट टाइम दिया था अगर उनका स्कोर ऐसा होगा तो वो भी यही करेंगे। अपनी आंसर शीट लीजिए, अपना जो आपने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करा है चेक करिए, पता करिए कि किस जगह पे कमी रही। क्या जो आपको पढ़ाया गया वो सफिशिएंट नहीं था? क्या आपने जो रिवीजन किया उसमें कमी रह गई? क्या क्वेश्चन पेपर आपने ठीक से अटेम्प्ट नहीं किया, जो डुएबल क्वेश्चंस थे वो आपसे स्किप हो गए, या एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को आप टॉलरेट नहीं कर पाए, है ना। तो वो सारी कंडीशंस चेक करिए कि क्यों ऐसा हुआ। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो प्लीज़ ईमानदारी से एक दिन दीजिए इसको एनालाइज करने में कि कहाँ पर कमी रही, तभी आप उन पे काम करेंगे आगे। और जब इस गलती को अगले एग्जाम में नहीं दोहराएंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो पढ़ाई फिर से कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कैटलिस्ट का पार्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे भी जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो अभी 8 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं। जो ये सेकंड बैच है हमारा, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर बैच हमारा है 2 घंटे का, जो फाउंडेशन प्रो बैच है वो 4 घंटे का है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। कपूरथला पे हमारे सेंटर की टाइमिंग है अलग, और जो आलमबाग सेंटर पे भी हमारा, आलमबाग में भी हमारा दूसरा सेंटर है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आसपास के BBU शकुंतला यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या फिर लखनऊ के किसी भी आलमबाग साइड एरिया पे अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ से आपके लिए आलमबाग सेंटर नज़दीक पड़ेगा, आप वहाँ पर आकर हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आप कपूरथला सेंटर पर चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। जैसे भी, बट अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए, मेरी तरफ से आपके लिए यही सजेशन है। ऑल द बेस्ट।